हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम जिस श्रृंखला के साथ आए हैं यानी जिस सेशन के साथ आए हैं उस सेशन का जो आपका क्रम है वो होता है 6 और जो टॉपिक है वो है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो जूनियर शिक्षक भर्ती में जिन स्टूडेंटों ने भाषा, सामाजिक अध्ययन या फिर विज्ञान तीन ही आपके चॉइस थे, उनमें से जिसने सामाजिक अध्ययन को रखा है, क्योंकि उस टाइम चॉइस फिल नहीं करवाई गई, बट अब एग्जाम में चॉइस जरूर पूछी जाएगी। तो आप अपनी चॉइस पहले से डिसाइड कर लें कि आप हिंदी लेंगे या सामाजिक अध्ययन लेंगे या संस्कृत लेंगे। मगर आपको बता दें यहाँ पे जो सामाजिक अध्ययन लेगा उसको बेनिफिट इतना होगा कि जो 50 क्वेश्चन है वो भी आपके सामाजिक अध्ययन से यानी सामान्य अध्ययन से लिए जाएंगे, यानी जनरल स्टडी से लिए जाएंगे। तो जनरल स्टडी का कुछ पार्ट आपको सामाजिक अध्ययन से मिल जाएगा। तो 50 में से 20 क्वेश्चन तक आपको सामाजिक अध्ययन से मिल जाएंगे और उसमें फिर रीजनिंग, मैथ और आपका करंट हो जाएगा 30 क्वेश्चन का। तो चलिए, जिन विद्यार्थियों का सामाजिक अध्ययन है उन्हें दोनों में फायदा होगा, जिनका नहीं है उन्हें भी देखना है, क्योंकि क्या है सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन उन्हें क्या होंगे 50 क्वेश्चनों के अंदर मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि 6 जो यूनिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सामाजिक अध्ययन की। यहाँ पे आपको बता दें यूनिट वाइज आपको कवर कराया जा रहा है सामाजिक अध्ययन। 32 यानी 32 यूनिटों में आपका डिवाइड है सामाजिक अध्ययन का सिलेबस और उसको यूनिट वाइज कवर कराया जा रहा है। फर्स्ट पेपर के लिए हमने प्रैक्टिस सेट लगाने का शुरुआत कर दी है। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को डालेंगे, जिससे वहाँ पे मैथ, रीजनिंग और करंट आपका तैयार होता रहेगा। और प्लस सामाजिक अध्ययन यानी सामान्य अध्ययन से और सामाजिक अध्ययन से आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन भी तैयार होते रहेंगे। तो फर्स्ट पेपर की हमारी बस इतनी रणनीति रहेगी। सेकंड के हम यूनिट वाइज कवर कर दें तो कुछ भी छूटेगा नहीं। बट आपको बता दें कि जो एक सामान्य अध्ययन की यानी सामान्य विज्ञान करके एक श्रृंखला चलाई है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वही टॉपिक लिए जा रहे हैं जो सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में है। बट उसमें क्या है कि एमसीक्यू टाइप ना होकर कंटेन है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी बस अभी जो जूनियर शिक्षक विद्यार्थी हैं उनके लिए यही इंपॉर्टेंट खबर है कि बस पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तथा आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा आपके दिन को औरों से और अधिक बेहतर करेगा, ठीक है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और हार नहीं सकते क्योंकि आप क्या है, भारतीय हैं, और भारतीय कभी हारते नहीं हैं, क्योंकि इसका साक्षात प्रमाण आपके सामने स्वतंत्रता है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किए गए कार्य हैं तथा उनमें शामिल व्यक्तियों की जो कार्य क्षमता है उसने खुद साबित कर दिया है कि भारतीय कभी हार नहीं सकते। तो क्योंकि आपको क्या करना है कि अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदल देना है। वैकेंसियों की क्या है, इस बार धुआंधार बारिश है और उस बारिश में आपको केवल एक सीट हासिल करनी है। ये आप बिल्कुल निश्चित कर लीजिए कि हमें एक सीट चाहिए ही चाहिए, तो कोई भी आपसे उस सीट को छीड़ नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि जैसी आपकी कैपेसिटी होगी, जैसी योग्यता होगी, क्योंकि जैसा हमारे पास आर्थिक स्थिति होती है वैसी हमारे घर सीट होती है। तो इसी तरह जैसे हमारी कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, योग्यता होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें सीट मिल जाएगी। बट हम कोशिश करते रहेंगे, ये हमारा काम है। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो यूनिट है आपकी, वो हमारी यूनिट की बात करें तो वो हमारी है मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्तकाल, राजपूत कालीन भारत, पुष्पभूति वंश और दक्षिण भारत के राज। आप अपने जूनियर सिलेबस में मिला सकते हैं। जूनियर सिलेबस की बात करूं तो आपको कहाँ मिलेगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पर जूनियर सिलेबस फुल डाल रखा है, यानी जूनियर शिक्षक भर्ती का जितना भी सिलेबस है, चाहे वो साइंस का हो, हिंदी का हो, आपका सामाजिक अध्ययन का हो या फिर आपका जीएस वाला पार्ट हो, फुल सिलेबस पड़ा हुआ है। तो आप वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अहम क्वेश्चन है, तो आप क्या करें, बिना समय गवाए इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। तथा ये भी है कि मैं सेशन को थोड़ा स्पीड से लूँगी जिससे कि आपका टाइम ना जाए, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के कुछ पॉइंटों पर भी बात और डिस्कशन होगा जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल रहती है, क्योंकि अथाह सागर है आपका सामाजिक अध्ययन। तो अथाह सागर में कहाँ से किधर से आपसे पूछ लिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बस एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक मतलब कोशिश है कि पूरा सिलेबस हम कवर कर लें, जिससे कि कॉन्फिडेंस का लेवल हमारा औरों से बेटर हो तथा अच्छा हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। पहला क्वेश्चन जो है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। क्योंकि रेशम मार्ग क्या था उस समय, धन यानी आर्थिक स्थिति को अगर किसी शासक को समृद्ध करना है तो वो रेशम मार्ग सबसे अच्छा मतलब आयकर या टैक्स लेने के लिए था।
तो कौन से शासक थे, तो वो थे हमारे कुषाण। कुषाणों में कौन सा राजा था जिसने करा था ये, तो वो था कनिष्क। ठीक है, का से कुषाण और का से ही कनिष्क था। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के अधिकारों कर लिया था। ठीक है, कनिष्क ने क्या करा था, इस पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि यहाँ से आमदनी अधिक होती थी। अगर बात करें रेशम मार्ग की, तो रेशम मार्ग क्या था, रेशम मार्ग आपका यह मार्ग चीन से रोम को जाता था। ये बात बहुत याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसके पॉइंट दे दी जाए, कौन सा कथन असत्य है ये पूछ लिया जाए। तो रेशम मार्ग क्या था, ये चीन से रोम को जाता था। इतनी बात बस आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं रेशम की, तो रेशम काफ़ी इम्पोर्टेंट रेशा है, रेशा यानी फाइबर है। ठीक है, रेशम क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइबर है। ठीक है, जितनी भी फाइबर या रेशे हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वो हमारा रेशम। ठीक है, रेशम की बात करें तो जो रेशम है इसको क्या कहा जाता है, रेशों की रानी। ठीक है, कभी पूछ लिया जा सकता है आपको जीएस में, तो इसको कहा जाता है रेशों की रानी। और आपके कपास को कहा जाता है, कपास यानी कॉटन, कॉटन को कहा जाता है रेशों का राजा। तो फाइबर्स ऑफ किंग होता है आपका कपास, और फाइबर ऑफ क्यून होती है आपकी रेशम। ये आप याद रखिएगा। रेशम की चमकीलता, उसकी कोमलता, उसकी मतलब चमक के कारण इसको रानी की संज्ञा दी गई है। कपास को राजा की इसलिए है क्योंकि वो ओवरऑल जितने भी रेशे हैं उनमें सबसे समृद्ध रेशा अगर कोई है तो वो कपास है, यानी कॉटन है, जिसको हम 12 मासी पहन सकते हैं, जिसमें आपके रखने और सिलने से लेकर सब चीज़ों की क्या होती है, सहूलियत होती है। नेक्स्ट चलते हैं, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था, तो दरबारी जो चिकित्सक है वो हमारा चरक है। ठीक है, ये इसके दरबार में वैद्य था या डॉक्टर था, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप को व्यापार होता था, तो वो था रेशम मार्ग। ठीक है, याद रखिएगा, एशिया और यूरोप से व्यापार होता था, वो रेशम मार्ग था, जिस पर कुषाणों का आधिपत्य था या शासन था। अधिक संख्या कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो अधिक संख्या में हमें मथुरा से कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां किस धर्म से थी, यानी कौन कौन से इसमें थे, तो याद रखिए हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही मूर्तियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, यानी हिंदू की, बौद्ध की और जैन की, हमें तीनों ही मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था, याद रखना कुषाण काल में पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रमुख केंद्र था इनमें से, तो मथुरा क्या था, कला का प्रमुख केंद्र था कुषाण काल में। ठीक है, कुषाणों में सबसे समृद्ध शासक कौन था, कनिष्क। सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा थी, तो जो कार्यालयी भाषा क्या थी सातवाहन वंश की, प्राकृतिक थी। ठीक है, उनकी भाषा क्या थी, प्राकृतिक थी। अगर प्राकृतिक भाषा की बात करें तो इसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी, बोलना मत, इसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। ठीक है, और ये प्राकृतिक भाषा थी, और सातवाहन महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के हिस्सों में शासन करते थे। ये याद रखिएगा, सातवाहन को कहाँ कहाँ शासन था, वो था महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में शासन करते थे। इस वंश का संस्थापक कौन था, वो सिमुख था। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे गौतमी पुत्र। ठीक है, इसका सातवाहन वंशों का संस्थापक जरूर याद रखिएगा, वो था सिमुख। पूछा जा सकता है तो आप सा से सातवाहन और सा से सुमुख। ठीक है, इसका प्रतापी जो शासक था वो था गौतमी पुत्र सातकड़ी। ठीक है, प्रतापी शासक भी सा से ही शुरू है, ये गौतमी पुत्र था, वो था हमारा सातकड़ी। ठीक है, क्या है वो, सातकड़ी सबसे प्रतापी शासक था उस साम्राज्य का, किसका, सातवाहन वंश का। शासक संस्थापक यानी किसने इसकी नींव धरी, तो सुमुख था। सातकड़ी वंश इसमें सबसे ज्यादा प्रतापी था, और जिसे नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सातकड़ी है इसको क्या बोला जाता है, अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, इस जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय ब्राह्मण इसको कहा जाता है, अद्वितीय ब्राह्मण। किस में ये लेख मिलता है, तो वो नासिक प्रशस्ति में इसके बारे में यही कथन मिलता है कि इसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है भौरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ था, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा यहाँ पे रहेगा आपका फणीनाथ वंश। ठीक है, फड़ी का याद रखना, भौरव पढ़ी,
और जो भैरवदेव का मंदिर है इसकी बात करें तो ये किसको समर्पित है, ये शिव भगवान को समर्पित है। पूछा जाता है भैरव बाबा, इस तरह से रखिए, भैरव किसका रूप माना जाता है, शिव का, इसलिए ये मंदिर किसको समर्पित है, शिव देवता को समर्पित है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये मंदिर कहाँ है, तो वो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में यह मंदिर स्थित है। अभी प्रेजेंट में ये मंदिर कहाँ है, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य के क्या है, कबीरधाम में ये मंदिर स्थित है। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला या सेशन है जो हर परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शक की शुरुआत कनिष्क ने की थी तो 78 ईस्वी में की थी, ये याद रखिए 78 ईस्वी, यानी इसको 78 ईस्वी को शक संवत भी कहते हैं, याद रखिएगा। समुद्र की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट नीति थी। उन्होंने हार स्वीकार की, उन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दे दी, यानी उन्हें अपने अधीनस्थ बना दिया, यानी हार स्वीकार कर ली तो अपने आप वो अधीन हो गए किसके, समुद्रगुप्त के। फिर उसके बाद उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया, तो इसे मित्रवत नीति भी कर सकते हैं, या फिर इसे क्या है कि वो अपने अंडर यानी अपने नीचे गुलामों को बनाते गए, यानी उनका राज नहीं दिया, बट कब दिया, जब उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। वहनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हा से याद रखिएगा, हर्ष और हा से याद रखेंगे आप वहनसांग, ठीक है, हा से हर्ष और हा से वहनसांग। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये वर्धन वंश है, उसका सबसे प्रतापी अगर शासक कोई था तो वो था हर्षवर्धन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साम्राज्य हो जाता है हर्षवर्धन का, क्योंकि इसकी राजधानी कन्नौजी थी, और कन्नौजी पर ही आपको पता है, आपको त्रिकुट जो आपका है त्रिगुट जो आक्रमण था, यानी 3 पक्षों में जो आक्रमण हुआ, जो अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, वो कन्नौज के लिए ही हुआ था। बट अभी याद रखिए कि हर्षवर्धन कौन था, सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक था अपने साम्राज्य में, ठीक है। अगर वैनसांग की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत यात्राएं की थी भारत में, जैसे गांधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस और गया और कुशीनगर जैसी यात्राएं इसने की थी। और इसी की किताब जो थी आपकी, उसी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसकी ही किताब में हमें हर्षवर्धन के जो साम्राज्य था उसका वर्णन मिलता है, और इसको कहा जाता है प्रिंस ऑफ द ट्रेवल्स, ठीक है। इसका याद रखिएगा कि किसको, कौन सा ऐसा मतलब वो था यात्री जिसको प्रिंस ऑफ ट्रेवल कहा जाता है, तो वह है हमारा वैनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में, किसके शासनकाल में आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में। या किस शासक के समकक्ष आया, तो भी याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल के समकक्ष आया, एक ही बात होती है, ठीक है। ट्रेवल्स यानी इसको कहते हैं आपका यात्रियों का राजकुमार। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं, तो वो हमारा स्वर्ण युग है, वो हमारा गुप्त काल, इसी को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग का मतलब होता है किस काल में व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आपकी खगोलीय, यानी जितनी भी आपकी अंतरिक्ष की को जो थी खगोलीय, धर्म क्षेत्र, जिसमें भी क्या हो, वृद्धि हो, ठीक है, वहाँ पर क्या हो, प्लस रहे, हर चीज़ बढ़े, नेगेटिव ना जाए, तो वही स्वर्ण युग हो जाता है। तो गुप्त काल उस समय का सबसे अच्छा स्वर्ण युग था, क्योंकि उसमें हर चीज़ का क्या हुआ था, ये काल क्या हुआ था, अपार वृद्धि के लिए जो मील का पत्थर साबित हुआ, हर जगह अपार वृद्धि हुई, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सुबंधु आपका है घटक पर, और छड़क और वीरसेन, इन सभी में क्या समानता है, तो इन सभी में यही समानता है कि ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ठीक है। इनकी एक ही सिमिलरिटी है, वो है ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगर विक्रमादित्य की बात करें तो उनके दरबार में 9 विद्वान निवास करते थे, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आपको विक्रमादित्य हुए, कृष्णराव हुए, और आपका क्या है अकबर, इस तरह के शासक थे जिन्होंने अपने अंदर रत्नों को रखा। तो कभी कभी इनकी गिनतियाँ पूछ ली जाती हैं, तो वो हम आपको कराते रहेंगे, आप चिंता ना करें। तो इन्होंने कितने को रखा, 9 को रखा है, और 9 को क्या नाम दिया, नवरत्न की संज्ञा दी, ठीक है। सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, 9 विद्वान निवास करते थे, इन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न तेल जो आता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न किसके दरबार में थे,
तो आपका है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के दरबार में थे। नेक्स्ट चलते हैं, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? जो कि कर ना होगा तो आर्थिक स्थिति अपने आप किसी राजा की डूब जाएगी। तो गुप्त काल में कर का बहुत महत्व था। गुप्त काल इसीलिए क्या हुआ, वृद्धि कर सका और उसे गुप्त काल को ही क्या कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, करों को जान लेना है कि उस समय कितने कर थे, यानी क्या नाम थे करों की। तो आपको बता दें कि भाग भोग, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाग और भोग ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों ही करों के नाम है। पूछा जाता है कि गुप्त काल में भाग और भोग क्या थे, तो ये कर थे। ठीक है, और है हमारा अपारी, ये कभी पूछा नहीं गया। आपका अपारी है, उद्रंग, आपका उद्रंग है। ठीक है, आपका उद्रंग के बाद शुल्क है, उद्रंग के बाद शुल्क है, शुल्क के बाद हलदंड है। आज प्रमुख गुप्तकालीन कर थे। ठीक है, हलदंड ये भी याद रखिएगा, बट अभी तक कभी पूछा नहीं गया। हलदंड ये क्या थे, ये सभी क्या थे, कर थे। तो आपके करों की संख्या कितनी हो गई है, 5 में बात आपको याद रखना, भाग और भोग क्या है, गुप्तकालीन कर है। नेक्स्ट चलते हैं, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो जो महाराजाधिराज की उपाधि जिसने धारण की थी वो शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। इसको ही महाराजाधिराज की उपाधि से नवाजा जाता है। अगर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, तो यहाँ पे इसकी बात करी जाए तो इसको उपाधि मिली थी महाराजा अधिराज की, क्योंकि ये क्या था, प्रथम स्वतंत्र शासक था, गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसी के द्वारा सर्वप्रथम महाराजा राज की पदवी या धारण की गई थी। अगर बात करें यहीं पे चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो उसने शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कब करी थी, शकों को जीतने के बाद। भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, तो आपका है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो हमारा समुद्रगुप्त। समुद्र में रहने वाले को क्या कहा जाता है, नेपोलियन। इस तरह से याद रखिएगा, भारतीय नेपोलियन है आपका समुद्रगुप्त। अगर इसकी बात करें समुद्रगुप्त की, तो ये क्या था कि समुद्रगुप्त 1350 से 1375 ईस्वी, याद रखिएगा इसका शासनकाल। विजय अभियान के दौरान इतिहासकार आपका है विसेंट स्मिथ। ठीक है, किसने इसको कहा, वो हमारा विसेंट स्मिथ को याद रखिएगा, ये आपके इकोनॉमिक्स में मिलते हैं। तो विसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा, भारत का नेपोलियन कहा है। ये बहुत पूछा जा सकता है कि किसने, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया ट्रेंड, तो इस तरह पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा, तो वो हमारा है आपका विसेंट स्मिथ, या स्मिथ भी याद रख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो वो हमारा जो शासक है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो हमारा कुमार गुप्त। ठीक है, गुप्त काल का कौन है, कुमार गुप्त, इसके द्वारा की गई है, 5वीं शताब्दी में की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा और उसने शकों को पराजित करने में से कौन सी उपाधि धारण की थी, तो शाकाहारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आपके याद रखिएगा, शकों को पराजित करके। ठीक है, तो उसने कौन सी विक्रमादित्य, शाकाहारी विक्रमादित्य की उपाधि की धारण की थी। जबकि अभी हमने समुद्रगुप्त को पढ़ा है, इसने कौन सी, नेपोलियन धारण की है, यानी भारत का नेपोलियन इसकी उपाधि है। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि है वो है शाकाहारी विक्रमादित्य। नेक्स्ट चलते हैं, कर्मचारी वेतनभोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में है, तो यहाँ पे जो शासक है वो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है, तो वो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, यहाँ पे प्रथम भी होगा द्वितीय भी होगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। अगर बात करें कि ऐसा कौन सा था जिसने ये कहा था, तो वो था हमारा वेहनसांग, चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और राज्य का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। ठीक है, तो जो इसकी जो पुस्तक है उसको आप याद रखिएगा। आपका जो पुस्तक है इसका, चीनी यात्री कौन था, वो था हमारा फायान, याद रखना आपका फायान। चीनी यात्री कौन है, वो फायान। इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है, आपको बस याद रखना है, फा इसका नाम है, तो आपका फू को की। ठीक है, फू को की, इसकी जो पुस्तक है फू को की, फा इसके नाम के आगे है, फू को की इसकी जो पुस्तक है। ठीक है, नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है, उसी में से ये कोटेशन ली गई है, याद रखिएगा। और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की बातें कही हैं।
लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। यानी किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है, तो वो हमारा है आपका जो राइट आंसर है इसमें वो हमारा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय नहीं दिया गया, विक्रमादित्य दिया गया, तो आप विक्रमादित्य लगाएंगे क्योंकि विक्रमादित्य के ही शासनकाल में फायान आया था। उसी के शासनकाल में उसने कहा है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, यानी चंद्रगुप्त सेकंड, याद रखिएगा। इनकी जो पुस्तक है वो आपको पता ही है, फूको की, यानी क्या हुआ की हुआ, फूको की। ठीक है, फाइस के नाम के आगे है यह। इसका विवरण करा गया है इस पुस्तक में, क्योंकि पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल का वर्णन किया गया है, तो वो हमारी है फूको की। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, तो आपका है पैठन। पैठन पश्चिम में व्यापारिक केंद्र था। अगर पैठन की बात की जाए तो इसका जो नाम है इसको प्रतिष्ठान कहते हैं, और पेपर में इसी नाम से ये पूछा जा चुका है। प्रतिष्ठान क्या था, तो ये व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, प्रतिष्ठान है। और ये कहाँ पे है, गुजरात राज्य में स्थित था। ठीक है, कहाँ पे है ये, पश्चिम की बात हो रही है बट ये कहाँ पे स्थित था, गुजरात राज्य में स्थित था। नेक्स्ट चलते हैं। आपका फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत को दौरा किया था, तो भारत का जो दौरा किया था वो हमारा है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। इसकी जो पुस्तक थी वो थी फूको की। को आएगा पहले, की आएगा बाद में, याद रखिएगा, फूको की। इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है। इसमें ही इसने क्या करा है कि आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का पूर्ण विवरण दिया है। और जो हर्षवर्धन था उसके काल में वेहनसांग आया था, यानी आपको वेहनसांग को इस तरह लिखते हैं, तो हा पहले आएगा, हा से हर्ष, हा से वेहनसांग। ठीक है, तो वेहनसांग को हम पहले लिखते हैं। और वेहनसांग की बात करें तो उसकी जो पुस्तक की उसकी रचना थी यू की। ठीक है, उसकी रचना क्या थी, यू की। वहां पे भी की है, की आपका है को की, यानी कि लास्ट में है, यहाँ पे भी की लास्ट में है, यू यू यहाँ पे पहले है, यू की, यू की। ठीक है, वाह को आप क्या कर दें, यू बनाते हैं तो यू की हो जाएगा। इस तरह से ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इसकी रचना है यू की, वेहनसांग की। नेक्स्ट चलते हैं। औषधि का से किसका संबंध नहीं है, तो जो औषधि है उससे किसका संबंध नहीं है, तो भास्कराचार्य का औषधि से नहीं है, जबकि ये सभी डॉक्टर थे उस टाइम के, यानी वैद्य थे। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चलाया गया था, तो वो जो तीन राजवंश थे वो हमारा था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर। गुर्जरों की इसमें विजय हुई थी, तभी आज भी लोग गुर्जरों के नाम से डर जाते हैं। ठीक है, गुर्जर जिन्हें बोलते हैं, गुर्जरों को क्या ट्रांसलेट कर दिया है, गुर्जर कर दिया है। तो गुर्जर प्रतिहारों की क्या हुई थी, इसमें जीत हुई थी। आपको याद ऐसे रखना है, गुरपा, गुरपा। ठीक है, गुर्जर, राष्ट्रकूट और आपका है पाल। ठीक है, गुरपा। गुरपा ने तीनों ही त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे, जबकि जीता कौन, जो आगे था। ठीक है, जीतेगा कौन, जो आगे है। नेक्स्ट चलते हैं। इन्हों का संघर्ष था क्यों, क्योंकि कन्नौज पर शासन करने के लिए। कन्नौज किसकी राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी थी, जो काफी समृद्ध थी तथा उसे हर कोई ही अपने राज्य में शामिल करना चाहता था या उसके ऊपर राज करना चाहता था। तो इसलिए 200 वर्षों तक वहां पर क्या हुआ, शासन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। खजुराहो मंदिरों को निर्मित कराया है, तो आपका जो खजुराहो मंदिर है उसे चंदेलों ने निर्मित कराया है। काफी इंपोर्टेंट है खजुराहो मंदिर, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये, छतरपुर है मध्य प्रदेश के, भूलना नहीं। और इस शासकों में अगर बात की जाए तो कौन से थे वो चंदेल शासक, तो वो थे धंग डंग तथा यशोवर्धन, यशो आपका है बर्मन। ये तीन प्रमुख थे। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था, तो वो साम्राज्य था गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। आपका यहाँ पे राइट आंसर जो कौन है, वो है हमारा गुर्जर प्रतिहार। अगर इनकी बात की जाए तो कन्नौज पर शासन किया। संस्थापक कौन था गुर्जर प्रतिहार का, तो नागभट्ट था। तथा सबसे प्रतापी शासक की बात की जाए तो मिहिर भोज था। ठीक है, इसका वास्तविक संस्थापक कौन था गुर्जर प्रतिहार का, तो नागभट्ट था। काफी इंपोर्टेंट क्या है ये, शासक है नागभट्ट था, और साम्राज्य भी ये काफी इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सबसे प्रतापी अगर शासक पूछा जाए तो वो था मिहिर।
इसका सबसे प्रतापी किस्सा कौन था, वो था मिहिर भोज है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद अगर कन्नौज पर शासन जिसने किया वो था गहड़वाल वंश। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वंश है। तो कौन सा था, वो था गहड़वाल वंश। सबसे पहले जो शासन किया वो किया था हर्षवर्धन ने, ठीक है, कन्नौज उसकी राजधानी थी। तो आपका जो साम्राज्य था हर्षवर्धन का था, उसके बाद गुर्जर प्रतिहारों का हुआ, गुर्जर प्रतिहारों के बाद आया गढ़वाल वंश। वर्धन वंश के बाद आया आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद आया आपका गढ़वाल वंश, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित थे, तो वो थे आपके चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित थे। चंदेल वंश के राजाओं में सबसे प्रतापी जो राजा था वो था यशोवर्धन प्रमुख था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है कंदरिया महादेव के देव मंदिर के निर्माता थे, तो कंदरिया महादेव काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है, तो ये कौन थे, ये भी चंदेल थे। कंदरिया महादेव की मंदिर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करा था, विद्याधर ने किया था, ठीक है। चंदेल शासकों में कौन था, अगर चंदेल ना ऑप्शन आए और विद्याधर आ जाए तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा विद्याधर, ठीक है। विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था, जो चंदेल वंश का था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था, तो अभी हमने सीखा था कि आपका है गुरपा, ठीक है। कौन सा त्रिविभाजन में शामिल था, तो आपका गुर्जर हो गया है और राष्ट्रकूट, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, यानी गा रा पा तीनों मिल गए। इसमें जीता कौन, तो जो सबसे आगे है वह जीतेगा, यानी गुर्जर प्रतिहार इसमें जीते थे। 200 वर्षों तक चला था ये कन्नौज पर विजय के लिए था, यानी कन्नौज पर शासन करने के लिए था। कन्नौज क्या था, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे समृद्ध जगह थी और अपना अपना साम्राज्य करना चाहते थे, याद रखिएगा, इस तरह समझिए से। पुष्पभूति वंश की वंशावली अधोलिखित किस प्रकार किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है, तो जो पुष्पभूति वंश है वही आगे चलकर क्या हुआ था आपका, जिसे हम वर्धन वंश भी बोलते हैं, वही हर्ष इसी में था। हर्ष ने ही कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष 200 वर्षों तक चला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका, इसमें पूछा गया है कि राजा के नाम से आरंभ होता है, तो नरवर्धन पहला है, ठीक है। नरवर्धन ने इसकी स्थापना की, किसकी, पुष्पभूति राजवंश की। थानेश्वर में पुष्पभूति राजवंश की वंशावली मिली है, ठीक है, तो थानेश्वर भी क्या है, पुष्पभूति वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। नरवर्धन पहला था, इस तरह से लिखते थे, नरवर्धन प्रथम था। उसके बाद आता है राजवर्धन, आपका राजवर्धन प्रथम, ठीक है, दूसरा। इसके बाद नरवर्धन के बाद फिर आता है आदित्यवर्धन, आपका तृतीय शासक था उस वंश का। फिर आता है आपका प्रभाकर वर्धन, तो जो प्रभाकर वर्धन था इसी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था राजवर्धन सेकंड, क्योंकि इसको राजवर्धन प्रथम कहते थे। उसके जो पुत्र हुआ राजवर्धन सेकंड हुआ, और दूसरा था आपका हर्षवर्धन। इसकी जो पुत्री थी वो थी हमारी राजश्री। तो राजवर्धन को क्या करा गया था, तो आपके छल से या फिर मतलब इसकी हत्या कर दी गई, इसे गद्दी से हटाने के लिए। तो फिर उसके बाद हर्षवर्धन ने शासन किया, तथा हर्षवर्धन ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया उस साम्राज्य पर। और राजश्री जो इसकी बहन थी उसको भी हर्षवर्धन ने क्या करा था, गया में श्राद्ध करने के उपलक्ष्य में भी हर्षवर्धन को जाना जाता है। और अगर बात करें तो पुष्पभूति वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था वो था हर्षवर्धन, जिसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं। राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था, तो पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक फैला था राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य। अगर पश्चिमी सागर की बात की जाए तो यहाँ से गुजरात से लेकर पूर्व में उड़ीसा व असम तक, तथा दक्षिण में बात की जाए तो नर्मदा नदी तक फैला था। इसके साम्राज्य की राजधानी की बात की जाए तो जो कन्नौज थी, जो 200 वर्षों तक आक्रमण या फिर जिसके लिए 200 वर्षों तक आक्रमण हुआ। असम का प्राचीन नाम क्या था, तो वो कामरूप था। इस तरह से याद रखिए, कामरूप यानी कामदेव भगवान को भी कामदेव यानी कामरूप, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं।
अगर बात की जाए कामरूप शासक कौन था, भास्कर वर्मा था। ठीक है, कामरूप पर कौन था, भास्कर वर्मा था, जो हर्षवर्धन का क्या था, मित्र था। नेक्स्ट चलते हैं, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो राजधानी कौन सी थी, वो थी कन्नौज, जो त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण थी। एलोरा की गुफा का वित्तीय चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह यानी नरसिंह भगवान अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। आपको पता होगा कि जो होली दहन है, जाने होलिका दहन जो होता है उसकी कथा, और आपकी जो नरसिंह भगवान है उसकी कथा, यानी वक्त प्रहलाद के पिता को मानने के लिए जो आपके विष्णु भगवान है उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था, तो उसी को वहाँ पे दिखाया गया। तो ये किस काल की कृति है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रकूट काल की। ठीक है, किस काल की है, राष्ट्रकूट काल की, एलोरा की गुफा की, उसमें भित्ति चित्र में ये मौजूद है। जो राष्ट्रकूट थे वो काफ़ी राजाओं के अध्ययन तथा उन कला के प्रति समर्पित थे, इसी काल से उनकी मिली है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में यानी हेरिटेज में साइड में शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया था, तो मलयालम और भाषा का प्रयोग करने वाले थे चेर थे, इन्होंने अपने उसमें किया है। आपका है वेलन वगई भूमि का एक प्रकार था जो चोल अभिलेखों में उल्लिखित है, किस इससे तात्पर्य है, तो गैर ब्राह्मणों कृषक की भूमि, यानी जो ब्राह्मण नहीं है बट उस कृषक है, ऐसी भूमि थी बेलन वगई। ये काफी इंपोर्टेंट नाम हो जाता है तथा पूछा भी जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तंजावुर अभिलेख में मिलता है बेलन वगई का। ठीक है, यह कहाँ मिलता है, आपका तंजावुर अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी, तो यहाँ पे नहीं थी पूछी जा रही है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये कोई शर्त नहीं थी। ठीक है, अपना घर हो, ज्ञान होना चाहिए वेदों का, भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। ये सभी शर्तें क्या थी, सही थी, मगर जो विकल्प गलत है वो था 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो हमारा जो कथन है वो है चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यह में सही कथन यही है। चोल मंदिरों के विषय में मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थे, चोल मंदिर। नेक्स्ट चलते हैं, तमिलनाडु के आपका चेन्नगल्लीपुट जिले में आपका उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सके, तो आपका 37 का जो राइट आंसर बनेगा वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। ठीक है, वो नहीं बन सके जिन्होंने अपना क्या दिया, अपना डाटा नहीं दिया, यानी हिसाब किताब नहीं दिया। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है दंती दुर्ग जिसने हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था, नहीं यानी यज्ञ किया था, इस तरह से समझिए अनुष्ठान को। तो क्या क्या वह था, तो कौन था जिसने दंती दुर्ग यज्ञ करवाया था, तो राष्ट्रकूट प्रधान था, इस तरह से इसे समझ सकते हैं। 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। आपका मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया गया था दंती दुर्ग की, यानी इसकी राजधानी क्या थी, मान्यखेत। ये बहुत पूछा जाती है क्योंकि राजधानी कुछ इस तरह की है, अगर पूछा जाना लाजमी है। मान्यखेत, कौन सा खेत, मान्यखेत। ठीक है, मान्यखेतु को अपनी राजधानी बनाया उन्होंने। उज्जैनी में हिरण्य गर्भ यज्ञ का अनुष्ठान किया था जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। याद रखिएगा, प्रतिहार राजा था जिसने किसका काम किया था, ऐसा कौन सा राजा था जिसने यज्ञ में प्रतिहार यानी यज्ञ में द्वारपाल का कार्य किया था, तो वो था प्रतिहार राजा, जिसने क्या करा था, यज्ञ में द्वार पर खड़े होने का कार्य किया था। आपका बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, तो आपका 39 का जो राइट आंसर है वो हमारा है तंजौर में। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें चोल शासक राजा राजपष्ट द्वारा तंजौर यानी तमिलनाडु में कराया गया है। याद रखिएगा किसके द्वारा है, राजा राज, ठीक है, राजपष्ट के द्वारा। किसके द्वारा है ये बृहदेश्वर मंदिर, वो हमारा राजपष्ट के द्वारा, इस तरह से आता है राजपष्ट।
फर्स्ट के द्वारा कराया गया है। ये तमिलनाडु में कराया गया। मंदिर को राजेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, राजेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है बृहदेश्वर मंदिर को, क्योंकि राज ने कराया है तो इसको क्या कहा जाता है, राजेश्वरी। राजेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर की यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यह है कि ये मंदिर किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है ये भी मंदिर। ठीक है, इसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। चोल काल में व्यापारियों के संघों को डॉट डॉट कहा जाता था। तो व्यापारी के जो संघ होते थे उन्हें नगरम कहा जाता था, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि नगरम भी होगा ऑप्शन, बट नगरम कहा जाता था। नगरम। और जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। जो श्रेणी दाग रखा है वो है उत्तर भारत का व्यापारियों का संगठन। ठीक है, उत्तर भारत का है, जबकि इसने पूछा है चोल काल में तो नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। चोल राजवंश के प्रवर्तक थे। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा आपका है विजयालय। विजयालय क्या थे, इसके प्रवर्तक थे। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चोल आरंभ में पल्लवों के सामंत थे। चोल कौन थे, जब शुरुआत हुई थी तो वो पल्लवों के सामंत थे। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था, तो वो हमारा था आदित्य प्रथम। इसने पल्लवों को हराकर आपका कांची पर अधिकार कर लिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नीट 2022 में आ चुका है, वो नीट 2012 में आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण भारत में किस राजवंश ने राजा को राष्ट्र और आपका कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया, तो वो हमारा था किसने राजा को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है चोल। चोल ने क्या करा था, विभाजित किया था। नेक्स्ट चलते हैं। किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, तो वो राजवंश था हमारा पल्लव। इनके समय में ये कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत बने थे, तो जो राइट आंसर है वो हमारा है पल्लव। पल्लव के शासनकाल के अंतर्गत बने थे। अगर बात की जाए रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह स्थल किसके मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, महाबलीपुरम, याद रखिएगा, जो तमिलनाडु में स्थित है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो वो किसने, एलोरा के कैलाश मंदिर हमारे राष्ट्रकूटों के हैं। ठीक है, ये राष्ट्रकूटों के द्वारा कराए गए थे। अगर इनकी बात करें तो ये पहाड़ को ऊपर की तरफ से काट कर आकृति दी जाती थी। एक ही पहाड़ लिया जाता था, उसे ऊपर से छाटते हुए चले जाते थे। इस तरह से इनका निर्माण कराया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए कि निर्माण राष्ट्रकूट का शासक कौन था, तो कृष्ण प्रथम था। ठीक है, एलोरा के मंदिर में अगर राष्ट्रकूट ना आकर कृष्ण प्रथम आ जाता है तो भी आपका राइट आंसर रहेगा। पाल वंश का शासक संस्थापक कौन था, तो वो हमारा था गोपाल। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन है, आपका गोपाल है। और ये वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे गोपाल। और इस समय गोपाल के पश्चात उनका पुत्र जो हुआ वो था धर्मपाल, पाल वंश का राजा हुआ और बंगाल को उत्तरी और भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वंश है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, तो आपकी जो कदम्ब राजा थे उनकी राजधानी थी बनवासी। ठीक है, कदम्ब माने होता है आपका बनवासी, याद रखिएगा, क्योंकि कदम क्या है, एक पेड़ का नाम है। तो आप क्या रखेंगे कि बनवासी, यानी वनों में रहने वाले। नेक्स्ट चलते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, तो वह हमारा शासक जो है जिसने चलाए थे वो हमारे गंगदेव ने सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट चलते हैं। आपका हिंदू शाही शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका है उदय भांडपुर। राइट आंसर जो हमारा है डी, आपका उदय आपका भांडपुर में थी। अगर इसकी बात की जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शासन है और ये
इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भीम और जयपाल का संबंध स्पष्ट नहीं हुआ है और जयपाल को नए वंश का संस्थापक मानते हैं कुछ इतिहासकार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त किया है? तो वह हमारा है, जिसने नया संवत चलाया वो हमारा लक्ष्मण सेन। इसने नया संवत चलाया है और इसको ही लक्ष्मण संवत यानी 1190 ईस्वी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लक्ष्मण संवत 1190 ईस्वी चलाया है। लक्ष्मण संवत का आरंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? तो वो हमारा प्रतापी वंश था, आपका सैनो द्वारा। निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? यानी महमूद गजनबी जिसे पराजित नहीं कर पाया था तो वो था विद्याधर, जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राष्ट्रपूतों के समय में हुई थी? तो वो थी हमारी जौहर प्रथा, जो स्त्रियां करती थी। तो ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रपूतों के शासनकाल में हुई थी। इसके साक्षात तो यानी ये कहाँ पे है? तो पद्मिनी के साथ हजारों स्त्रियों ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जौहर किया था। जौहर व्रत करके अपनी सत्यत्व की रक्षा की थी। यानी चित्तौड़ जो गढ़ है आपका, उसमें किले में आज भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। या फिर ये चित्तौड़ में आक्रमण हुआ उस समय क्या कर रहा था आपका? पद्मिनी के द्वारा, और पद्मिनी ने तथा उसके साथ हजारों उसकी दासियों ने, स्त्रियों ने जौहर किया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के शासनकाल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। श्री अजयपाल संस्थापक थे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है अजमेर के। अजमेर क्या है? चौहान वंश का शासक था अजयपाल, और अजमेर नगर की स्थापना इसी ने की थी। आपका है जैजाग मुक्ति प्राचीन नाम था, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा क्या था प्राचीन नाम? तो वह था बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जैजामुक्ति था। अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो ये पूरे मध्यकाल में यहाँ चंदेल राजाओं के शासन किया था, और महुआ क्या थी? इसकी राजधानी थी। परमार वंश का संस्थापक कौन था? ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वंश पढ़ेंगे और जो वंश हर बार पूछे जाते हैं, तो वो था कृष्णराज, परमार वंश का संस्थापक था। इसी के शासनकाल में परमार वंश काफी समृद्ध हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा गंगदेव। ठीक है, ये परमार वंश का शासक नहीं था, बाद बाकी सब परमार वंश के शासक हैं। गंगदेव क्या था? आपका है कलचुरी राजवंश का प्रमुख शासक था। कहाँ का था ये? याद रखिएगा, कलचुरी। ठीक है, कल की चुरी, यानी कलचुरी का प्रथम कौन था? राजवंश का प्रमुख शासक था। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है धंगदेव किस वंश का शासक था? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका जेजाक आपका भुक्ति के चंदेल, इस वंश का प्रमुख धनवेद इस वंश का शासक था। अगर इसकी बात की जाए, धंगदेव ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। अभी हम किस और को महाराजा धिराज की उपाधि से नवाज के आए हैं, ये आप हमें बताएंगे, यानी किसने धारण की, ये अभी हमने पढ़ा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। किसकी राजभाषा की शोभा गीत गोविंद की रचयिता जयदेव बढ़ाते थे? यानी किसके दरबार में गीत गोविंद थे? जयदेव थे, यानी गीत गोविंद रचयिता जयदेव थे। या फिर ऐसे समझिए, किसके दरबार में जयदेव बैठा करते थे? तो वो थे लक्ष्मण सेन। और गीत गोविंद किसकी रचना है? तो वो हमारी जयदेव की। निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था? तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोलंकी वंश अपने आप में क्या था उस टाइम? एक समृद्ध वंश था, तो इसका संस्थापक था मूलराज। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मूल माने होता है जो एक्चुअल में चीज़ है। तो ये कौन था उस समय? गुजरात की अगर बात की जाए तो चालुक्य वंश मूलराज सोलंकियों द्वारा प्रतिष्ठित हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने को वाहन छत्री कहता था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा सेन अपने आप को कहता था। सेन वंश की बात की जाए तो सामंत सेन था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? वो था हमारा सामंत सेन।
ठीक है, इसका नाम था सामंत सेन, इसी के नाम से सेन वंश पड़ गया क्योंकि इसी ने ही स्थापना की सेन वंश की। यह कर्नाटक के ये कर्नाटक के आपका ब्रह्म क्षत्रिय थे, इसलिए ये अपने आप को कहता था। बंगाल में केवट विद्रोह किसके राजकाल में हुआ था? तो आपका केवल विद्रोह की बात की जाए तो वो रामपाल के शासनकाल में हुआ था। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो वो संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरितम में इसका उल्लेख मिलता है इस विद्रोह का। ठीक है, किसमें है? वो है हमारा संध्याकर के द्वारा लिखी गई है, नंदी द्वारा रचित। कौन सी है आपकी? नंदी द्वारा क्या रचित है? आपका रामपाल चरित्र पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका निरलंबा सरस्वती एक कवि द्वारा उसकी मृत्यु पर कहा गया, यानी सरस्वती अब निराशय हो गई। ये किसकी मृत्यु पे कहा गया? तो भोज परमार की मृत्यु पर यह बात कही गई कि सरस्वती अब निराशय हो गई। ठीक है, क्योंकि भोज की ख्याति उनके विद्वान तथा विद्या कला के उदार संरक्षक के रूप में अधिक जानी जाती है, इसलिए उनकी मृत्यु पर यह कहा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका विरोध आपका है अमोघ वर्ष, यानी किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था? तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा है आपका मुंज परमार। अमोघ वर्ष की ठीक है, इसे इस तरह से समझिए कि अमोघ वर्ष था जो श्री बल्लभ और पृथ्वी बल्लभ जैसे राष्ट्रकूट उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषेध कर दी, यानी आपकी जो शराब है उसको क्या कर दिया? बेचना तथा उसको बनाना दोनों ही बंद कर दिए अपने शासनकाल में। तो ऐसा कौन था? वो था कुमारपाल, जिसने मदिरा पर बिक्री तथा उत्पादन दोनों को ही बंद कर दिया। उत्पादन यानी बनाना, बिक्री यानी बेचना, दोनों ही उसके शासनकाल में बंद थे। तो वो एकमात्र शासक था, वो था कुमारपाल, जो गुजरात का चालुक्य वंशीय शासक था। ठीक है, कुमारपाल क्या था? गुजरात का चालुक्य वंशीय शासक था। वह जयसिंह के बाद का राजा बना और जैन ग्रंथ हमें बताते हैं कि कुमारपाल ने मालवा के शासक आपका है बलाल के ऊपर आक्रमण कर उसे मार डाला तथा कोकड़ के सिलाहार वंशी शासक को युद्ध में जीता। ठीक है, इसने काफ़ी उपाधि धारण की थी, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इसी के शासनकाल में आपकी मदिरा पर उत्पादन और बिक्री दोनों ही निषेध थे। तो हमने आज का सेशन पूरा किया है। इसकी जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज हमने 6 यूनिट को कवर कर लिया है। हम यूनिट वाइज जूनियर भर्ती की 3200 यूनिटों को कवर कर लेंगे, वो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के माध्यम से। मगर आप सामान्य अध्ययन की जो श्रृंखला है उसे देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यूनिटों के ही, यानी उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं है, बट मैटर है जो इन्हीं यूनिटों का है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप उसे देखना ना भूलिएगा। एक वीडियो हम इसमें कमेंट बॉक्स में उसकी एक वीडियो की लिंक डाल देंगे आपकी प्ले ग्रुप की। तो आप क्या करेंगे, प्ले लिस्ट की उस लिंक से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस तरह से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, और टेलीग्राम की लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज हमने अपने सेशन को कंप्लीट कर लिया आज का। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई पहली बार इस चैनल को देख रहा हो तो क्या करे कि सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हम लाइव जब भी आए तो उसके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वो नोटिफिकेशन सबसे पहले उसे प्राप्त हो सके। तो अभी तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। और ये टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर। तो आपको क्या करना, चिंता नहीं करनी है। बस हम 32 यूनिटों को कवर करेंगे, तो बस आपको क्या करना है, 32 यूनिटों को कवर करना ही करना है। तभी आप क्या रहेंगे, औरों से आगे रहेंगे, तथा आपका आत्मबल या मनोबल या मोटिवेशन दूसरों से भी अलग होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।